कैसे एक चिप्स बेचने वाले आदमी ने 25,000 करोड़ का स्कैम किया, कैसे उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी की जो इंडियन रेलवेज के बाद देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह रघुवंशी आज बात करूंगा सहारा इंडिया परिवार के बारे में। वही सहारा इंडिया परिवार जिसमें शायद आपका भी पैसा फंसा हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। 10 जून 1948 आज़ादी के लगभग 1 साल बाद बिहार के अररिया जिले में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम सुब्रत रॉय था। जी हाँ, ये वही बच्चा है जिसके द्वारा बनाई हुई कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इन्होंने गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन जॉब न मिलने पे इन्होंने गोरखपुर में ही चिप्स स्नैक्स को स्कूटर पे रख के बेचना शुरू किया। यहाँ से इनके करियर की शुरुआत हुई। जब ये चिप्स स्नैक्स बेचने जाया करते थे तब ये वहाँ पे छोटे दुकानदारों, ठेले वालों, चाय वालों, इन सब से मिलते थे। तब उन्हें इनकी एक समस्या का पता चला कि ये सब जितना कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं। इन लोगों के पास सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ये पैसा बचाना तो चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उस टाइम बैंक खाता खुलवाना भी इतना आसान नहीं होता था। इनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए 1976 में इन्होंने गोरखपुर की एक चीट फंड कंपनी सहारा फाइनेंस को ज्वाइन किया और बाद में इन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया और बाद में इन्होंने इसका नाम बदल के सहारा इंडिया कर दिया। इस तरह 1978 में शुरुआत होती है सहारा इंडिया की। सहारा इंडिया के बिजनेस मॉडल में वो आम जनता, छोटे बड़े दुकानदारों, चाय बेचने वालों, मजदूरी करने वालों, ठेला लगाने वालों, इन सब से अपने पास पैसा जमा करने के लिए बोलते थे और टाइम पूरा होने पे उन्हें इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करने का वादा करते थे। जो आदमी 100 रुपये कमाता था वो 20 रुपये सहारा इंडिया परिवार के पास जमा करता था और इस तरह इनके निवेशकों की संख्या बढ़ती चली गई। शुरुआत में इस बिजनेस को बहुत ही सफलता मिली। एक टाइम ऐसा आया जब देश के हर 17 लोगों में से एक आदमी सहारा इंडिया का इन्वेस्टर था। वो अपना पैसा सहारा इंडिया के पास जमा करता था। साल 1991 में सहारा इंडिया ने एयरलाइन खरीदी जिसे एयर सहारा का नाम दिया। 16 फरवरी 1992 को सहारा ने राष्ट्रीय सहारा नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। 28 मार्च सन 2000 में सहारा ने अपने टीवी नेटवर्क सहारा वन की शुरुआत की। 2003 में सहारा इंडिया ने अपने न्यूज़ चैनल सहारा समय की शुरुआत की। 2011 में सहारा ने आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स को 1702 करोड़ में खरीदा। सहारा ने $600 मिलियन में न्यूयॉर्क का आइकॉनिक होटल द प्लाजा खरीदा। सहारा ने 191 एकड़ में लखनऊ में सहारा सिटी का निर्माण कराया जिसमें उन्होंने अपना घर व्हाइट हाउस की तरह बनवाया था। फरवरी 2004 सहारा श्री सुब्रतो रॉय ने अपने दोनों बेटों सुशांतो और सीमांतो की शादी की जिसमें 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसे सदी की सबसे बड़ी शादी कहा गया। देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और उस टाइम के देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस शादी में मौजूद थे। बड़े बड़े राजनेता इस शादी में मौजूद थे। बड़े बड़े फिल्म अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन इस शादी में उपस्थित थे। सहारा का बिजनेस फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर रिटेल वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में फैला हुआ था। इतना बड़ा ग्रुप जिसे सहारा इंडिया परिवार कहा जाता है और देश का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर होने के बाद भी आज उनके इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया परिवार में ये सोच के निवेश की थी कि आगे चल के ये पैसा उनका सहारा बनेगा, वो आज अपने ही पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ना जाने कितने ही एजेंट ने आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। सहारा इंडिया एक तरफ तो अपने बिजनेस को बढ़ाता जा रहा था, दूसरी तरफ जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें अपना पैसा टाइम पूरा होने के बाद भी नहीं दे रहा था। मैच्योरिटी पूरी होने के 2-3 महीने पहले ही उन निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न्स का लालच देके उनके पैसों को दूसरी स्कीम में निवेश करने को कहा जाता था। कुछ निवेशक तो ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में इन नई स्कीमों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन जो निवेशक इनकी नई स्कीमों में अपना पैसा निवेश नहीं करता था उसको भी अपना पैसा मिलने में बहुत परेशानियां आ रही थी। खाता खुलवाते टाइम तो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा के खाता खुल जाता था,
लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आती थी तब तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। बहुत से केसों में निवेशकों की डिटेल्स ही मैच नहीं होती थी और ये सब बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था। यहाँ से लोगों का विश्वास सहारा इंडिया परिवार से उठने लगा। यहाँ से सहारा इंडिया परिवार के पास नए इन्वेस्टर आना कम हो गए और जो थे वो भी अपना पैसा वापस मांग रहे थे। इसीलिए 30 सितंबर 2009 को सहारा इंडिया ने शेयर मार्केट से और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए अपना आईपीओ लाने का डिसीजन लिया। इससे कंपनी और पैसा कमाना चाह रही थी, इसलिए सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया और डीआरएचपी फाइल किया। डीआरएचपी की फुल फॉर्म ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है तो उसे सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है और उस डीआरएचपी में उसे अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स बतानी पड़ती हैं। जब सहारा इंडिया ने सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया था, इसी बीच 4 जनवरी 2010 को रोशन लाल नाम के व्यक्ति ने एक कंप्लेंट फाइल की जिसमें उसने बताया कि सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियां सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट, इन दोनों ने नियमों के विरुद्ध जाकर आम जनता से फंड रेज किया है। तब सेबी ने सहारा इंडिया द्वारा फाइल की गई डीआरएचपी को एनालाइज करना शुरू किया। उसे भी सहारा इंडिया की इन दोनों कंपनियों में गड़बड़ी दिखी। सहारा इंडिया ओएफसीडी यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए पैसा जमा कर रही थी। ओएफसीडी में कंपनियां लोगों से एज ए डेप्ट उधार पैसा जमा कराती हैं और मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करती हैं। पर इस तरीके से पैसा जमा कराने के लिए कंपनियों को कुछ रूल्स का पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप 50 या उससे कम लोगों से पैसा जमा करा रहे हैं तो आपको इससे लिए कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप 50 से अधिक लोगों से पैसा जमा करा रहे हैं तो इसके लिए आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर सहारा इंडिया ने देश के 2 से 2.5 करोड़ लोगों से लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा कराए और इसके लिए उसने सेबी से कोई परमिशन नहीं ली। ये नियमों के विरुद्ध था। यहाँ से सहारा इंडिया और सेबी के बीच में एक लीगल फाइट शुरू हुई और सहारा इंडिया के पतन की शुरुआत हुई। 24 नवंबर 2010 सेबी ने सहारा इंडिया को एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने कहा कि सहारा इंडिया ग्रुप किसी भी तरीके से पब्लिक से पैसा जमा नहीं करा सकती है। दिसंबर 2010 सहारा इंडिया इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गई, लेकिन उसे वहां पे कोई राहत नहीं मिली। जून 2011 सेबी ने सहारा इंडिया को ये आदेश दिया कि उसने ओएफसीडी के जरिए जितने भी लोगों से पैसे जमा कराए हैं उन सभी निवेशकों को 15% इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करे। सहारा इंडिया ने इस फैसले के खिलाफ सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल सैट के सामने सेबी को चुनौती दी, लेकिन अक्टूबर 2011 को सैट ने भी सेबी के फैसले को सही माना और सेबी के आदेशानुसार सहारा इंडिया को ये आदेश दिया कि वो निवेशकों के पैसे को वापस करे। अगस्त 2012 सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी सहारा इंडिया को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा इंडिया को ये आदेश दिया कि वो निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करवाए। दिसंबर 2012 सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को ये आदेश दिया कि वो 3 किस्तों में पैसे सेबी के पास जमा करवाए और तुरंत 5,120 करोड़ की पहली किस्त सेबी के पास जमा कराने का भी आदेश दिया। सहारा इंडिया ने पहले 5,120 करोड़ सेबी के पास जमा करा दिए, लेकिन बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट नहीं भरी। फरवरी 2013 सेबी ने सहारा को कोर्ट के आदेश ना मानने और बाकी के पैसे ना जमा कर पाने के लिए सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टीज और अकाउंट सीज करने का आदेश दिया और सहारा श्री सुब्रत रॉय और अन्य 3 निदेशकों के साथ पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। जुलाई 2013 सेबी ने फिर से सहारा इंडिया के खिलाफ आदेश ना मानने के लिए
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 20 फरवरी 2014 सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया, पर फिर भी किन्हीं कारणों का हवाला देते हुए सुब्रत रॉय सहारा श्री सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित न होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 28 फरवरी 2014 को सहारा श्री सुब्रत रॉय को 65 साल की उम्र में लखनऊ से अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिए जाने से सहारा इंडिया परिवार की साख पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और सहारा इंडिया में देश के करोड़ों निवेशकों के पैसे फंस जाते हैं। सहारा इंडिया की तरफ से कई बार विज्ञापन जारी करके ये बताया गया कि सहारा इंडिया के पास जितनी देनदारी है उससे 3 गुना ज़्यादा संपत्ति सहारा इंडिया के पास है और निवेशकों को ये भरोसा दिया जाता रहा कि उनके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस किए जाएंगे। लेकिन टाइम गुजरता गया, सहारा इंडिया और सेबी की इस लीगल फाइट में आम जनता का लाखों करोड़ों रुपए सहारा इंडिया परिवार के पास फंस गया। 19 जुलाई 2023 कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने CRSC सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की, जिसके जरिए सहारा इंडिया की सोसाइटियों के निवेशक अपना सालों से फंसा हुआ पैसा क्लेम कर सकते हैं। ये 4 सोसाइटी सहारा इंडिया क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, सहारा इंडिया क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद है। ये एक उम्मीद की किरण है। सहारा इंडिया के निवेशक इस पोर्टल पे जाकर अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लगभग 45 दिन के अंदर निवेशकों के पैसे वापस करने का वादा किया गया है, पर इस टाइम भी सहारा इंडिया के निवेशक दिल्ली में अपना पैसा वापस पाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी, सहारा इंडिया परिवार की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद।